आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 के बारे में। इसके नियम कानून बदलने के लिए गवर्नमेंट ने पहले एक ड्राफ्ट डिक्लेयर किया था, उस पर पब्लिक का कमेंट इनवाइट किया गया है। तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी हुई है, क्या ड्रॉबैक्स है, इस ड्राफ्ट में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का इंडिया में क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेटेड न्यू वीडियोज़। तो 23 मार्च 2020 को इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 जारी किया था। इसका मतलब ये है कि 2006 में जो EIN के कानून बनाए गए थे उसमें चेंजिंग लाने के लिए गवर्नमेंट ने नया ड्राफ्ट प्रपोज किया है। लेकिन कानून बनने से पहले सरकार इस तरह के इम्पॉर्टेंट पॉलिसी बिल को जनता के कमेंट के लिए ओपन कर देती है। तो सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट है वो 23 मार्च को बनाया गया था, पर पब्लिकली ओपन किया गया था 11 अप्रैल को। इस तरह के ड्राफ्ट पर नॉर्मली 2 महीने का समय दिया जाता है, जनता के कमेंट इनवाइट किए जाते हैं। तो 11 जून तक समय था, बट लॉकडाउन और पेंडेमिक के कारण लोग कमेंट नहीं कर पाए थे, इसलिए कई लोग रिक्वेस्ट किए कि इसको एक्सटेंड किया जाए। पहले मंत्रालय मना किया, फिर वापस पलट गए अपनी बात पर, फिर मामला कोर्ट में पहुंचा। काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है, हमारे लिए काम की नहीं है। केवल आप ये जानो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इस ड्राफ्ट पर 11 अगस्त तक समय दिया जाता है, लोगों को अपने कमेंट इन्वाइट किए जाते हैं। तो ये है वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट पर देख सकते हो। ये पूरे 80 पेज का डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास समय है तो इसे एक बार रीड करिएगा। अब जब इन्वायरमेंट के लिए न्यू लॉ लाया जा रहा है तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और हार्ड कानून लाने चाहिए थे, लेकिन 2006 के मुकाबले 2020 वाला ये जो कानून है और ज़्यादा कमज़ोर है और इसमें इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो एक बार ब्रीफ देख लो भारत के इन्वायरमेंट इम्पैक्ट का हिस्ट्री क्या है। देखिए 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन इन्वायरमेंट साइन किया जाता है, भारत भी इसका सिग्नेटरी था। उसके बाद हमने एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाया था 1974 एंड 1981 में। लेकिन 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसने हमें बता दिया कि हमारे पहले वाले कानून बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ की नेसेसरी है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी ने सबको सबक सिखाते हुए इंडियन गवर्नमेंट को 1986 ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया गया। इसी कानून में लिखा गया था कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बनाए जाएंगे, जो 1994 में बनाकर तैयार हुए हैं। 2006 में उसमें फर्स्ट टाइम मॉडिफिकेशन किया जाता है, अब 2020 में सेकंड टाइम मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। तो इस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बनने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारे सरकार को एक कानूनी ढांचा मिल गया कि अगर कोई भी इंडस्ट्री, अगर पब्लिक हो या प्राइवेट हो, यदि वो इन्वायरमेंट को किसी भी तरह से इम्पैक्ट कर रही है तो उसको ओके करने से पहले एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाएगी और इस रिपोर्ट को क्लियर करने के बाद ही वो प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा। तो इस असेसमेंट में साइंटिस्ट होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं और ये EAC प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करती है, उस एरिया में जाकर स्टडी भी करती है जहाँ पर प्रोजेक्ट बनना तय है। फिर उस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनसे पब्लिकली कंसल्टेशन किया जाता है, यानी कि लोग इम्पैक्ट होंगे उनसे भी पूछा जाता है, कंसल्ट की जाती है और फिर EAC फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करती है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को। तो इस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में बहुत सारी समस्या है जो लोगों ने उठाई है। सबसे पहला, इंक्रीज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर आ गई है, वे चाहे जिस प्रोजेक्ट को ओके कर सकते हैं। अगर सिर्फ स्ट्रेटजी का ठप्पा लगा दिया जाता है तो अगर किसी को अपना प्रोजेक्ट अप्रूवल कराना हो तो बिना किसी सिक्योरिटी के वो सरकार पर दबाव बनाएगा कि आप इसको स्ट्रेटजी घोषित करो, तुरंत क्लियर कर दो। अगला इशू है एग्जेम्पशन का। कोई इंडस्ट्री को सीधे तौर पर इस ड्राफ्ट में छूट दे दी गई है, उन्हें EIA नॉर्म पूरी तरह से फॉलो नहीं करने होंगे। इसका मतलब, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोड एंड पाइपलाइन इन बॉर्डर एरिया। अगर कोई न्यू रोड बनती है बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर तक तो वो EIA के अंदर नहीं आएगी। इसका मतलब तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी डैमेजिंग साबित हो सकता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है। अगला इशू है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का। ये तो 2020 का कानून कह रहा है कि अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो जो इन्वायरमेंट कॉज कर रही है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में जाकर उसका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले सकते हो, अप्रूवल ले सकते हो। इसका मतलब कि सारे इन्वायरमेंट को धज्जियाँ उड़ाकर मैं कोई भी फैक्ट्री चला रहा हूँ और 4 साल बाद मैं जाकर उसका क्लियरेंस ले सकता हूँ।
वाह, मतलब आप 4 साल से पूरे इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हो, 5वें साल जाकर इन्वायरमेंट क्लियरेंस ले लो। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा कंसर्न है, ये पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। अगला समस्या है पब्लिक कंप्लेन का। इस कानून ने पब्लिक को कंप्लेन करने का हक पूरी तरह से छीन लिया है। मान लो आपके आसपास कोई इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है, आपको पता है कि ये इलीगल माइनिंग हो रही है, लेकिन आप कंप्लेन नहीं कर सकते। कंप्लेन केवल सरकारी विभाग कर सकती है, या जो वो इलीगली सैंड माइनिंग कर रहा है वो खुद कर सकता है। तो ये बिल्कुल बकवास पॉइंट है कि चोर खुद ही बता सकता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। तो इस कानून में लिखा हुआ है कि शू मोटो वायलेशन टू डिस्क्लोज। सो फाइनली ये EIC कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो रिसेंटली विशाखापट्टनम में हुआ था ट्रेजेडी, उसमें जो गैस लीक हुई थी जिसने कई लोगों की जान ली थी, वो प्लांट चल रहा था बिना EI नॉर्म को पूरा किए हुए। फिर दूसरा एग्जांपल है असम में जो ऑयल गैस लीक हुई थी, वहाँ पर भी EI नॉर्म को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप खुद को एक जागरूक सिटीजन मानते हो तो थोड़ा सा समय निकालिए और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 के ड्राफ्ट पर अपनी कंसर्न उठाइए। तो क्या आप ऐसा चाहोगे कि अगर इन्वायरमेंट ड्राफ्ट में पूरी पर्यावरण का विनाश हो? देखो, ये सिर्फ इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए नहीं है जो इसके लिए लड़ रहे हैं, इन्वायरमेंट हम सभी के लिए है। तो आप अपने ऑब्जेक्शन सुझाव दे सकते हैं सरकार को डायरेक्टली ईमेल पर सेंड करके। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस ईमेल आईडी पर अपना कंसर्न जताइए, eia2020moefcc@government.in। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सरकार पर ज़्यादा प्रेशर पड़े इस EIA ड्राफ्ट पर। तो अब मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।